अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गिलानी है और मैं सिखाता हूँ आपको मेडिकल बिलिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस को बहुत पसंद किया। उसके बाद आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए मेरे पास उन वीडियोस के ऊपर कि आपने ज़्यादातर लोगों ने यही बात की कि हमें प्रैक्टिकली मेडिकल बिलिंग करके दिखाएं किसी सॉफ्टवेयर पे, और हमें प्रैक्टिकली इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कैसे प्रोसेस करते हैं, वो हमें करके दिखाएं। तो आपकी उसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक पूरा कोर्स तरतीब दिया है, जिसमें मैं आपको पहले मेडिकल बिलिंग की बेसिक्स एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम वन बाय वन हर मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस की वीडियोस बनाएंगे और आपको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर करके दिखाया जाएगा कि वो कैसे उस पर काम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली वीडियो, जिसमें आपको मेडिकल बिलिंग की बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा कि इस गिलानी टेक्नोलॉजीज़ का जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हों और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इन ट्रेनिंग वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। याद रखिएगा, मेरी ये ट्रेनिंग वीडियोस ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जॉब करना चाहते हैं मेडिकल बिलिंग की, बल्कि उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अपना मेडिकल बिलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेडिकल बिलिंग है क्या, लेकिन उन्होंने लोगों से बहुत सुना होगा कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो अब सबके लिए वीडियोस हैं। कोशिश करूँगा बहुत ही आसान अल्फाज में पहले की तरह आपके पास इसका तमाम जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं पहली वीडियो, जिसका नाम है मेडिकल बिलिंग इंट्रोडक्शन। जी हाँ, हमारी मेडिकल बिलिंग ट्रेनिंग का लेक्चर 1 इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सलमान गिलानी है और मैं एक मेडिकल बिलिंग का प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें आपको सिखाया जाएगा बेसिक्स ऑफ मेडिकल बिलिंग, हर प्रोसेस की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फिर हर प्रोसेस की एक अलग अलग वीडियो बनेंगी, ताकि और आपको उनका पूरा प्रोसेस जो है इंशाल्लाह वो एक मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर यानी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर करके भी दिखाया जाएगा। जिसने भी मेडिकल बिलिंग के बारे में सुना होगा तो उसके जहन में यही सवाल आता है कि मेडिकल बिलिंग है क्या। तो मेडिकल बिलिंग बेसिकली, अगर मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें बाज़ औक़ात एग्जैक्ट समझ नहीं आती, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इसकी इंग्लिश में एक स्लाइड बनी है, लेकिन इसको मैं प्रेजेंट आपके सामने उर्दू में करूँगा, ताकि जो लोग उर्दू को समझते हैं उनको भी समझ आए, जो उर्दू एंड इंग्लिश को मिक्स करके अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं उनको भी आ जाएगी, और जो सिर्फ इंग्लिश के साथ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो वो इस टेक्स्ट को रीड कर कर भी मेडिकल बिलिंग का नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, यानी मेडिकल बिलिंग क्या है। मेडिकल बिलिंग बेसिकली एक इंश्योरेंस क्लेम, जो हेल्थ केयर का इंश्योरेंस क्लेम है, यानी जो एक शख्स किसी डॉक्टर के पास जाता है और उस शख्स के पास या पेशेंट के पास, शख्स की बजाय मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ पेशेंट या मरीज़, यानी जो बंदा जिसको कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है और वो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है, तो उसके पास, पेशेंट के पास इंश्योरेंस होगी, और वो इंश्योरेंस डॉक्टर उस इंश्योरेंस को अपना जो भी सर्विसेज हैं उसकी क्लेम सेंड करेगा। तो जो सर्विसेज डॉक्टर ने प्रोवाइड की हैं, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, यानी जो रीइंबर्समेंट लेनी है, इस प्रोसेस को हम मेडिकल बिलिंग कहते हैं। यानी कि एक हेल्थ केयर क्लेम जनरेट करना, इंश्योरेंस को भेजना, उसके डॉक्टर को पैसे दिलवाने, और किसी भी मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कीप करना, इस पूरे प्रोसेस को हम मेडिकल बिलिंग कहते हैं। तो मेडिकल बिलिंग जो है बहुत ही एक आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आप रिमोट वर्क कर सकते हैं,
आप किसी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी मेडिकल बिलिंग कंपनी के साथ अटैच है, या फिर जो किसी डॉक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने आपके कंट्री में या आपके मुल्क में ऑफिस बनाया, तो आप वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। या अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, या कोई जानने वाला आपका यूएस में रहता है, तो आप उनसे हेल्प लेकर किसी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी मेडिकल बिलिंग और मेडिकल कोडिंग। ये एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, जी सलमान साहब हमने मेडिकल कोडिंग सीखनी है या हमने मेडिकल बिलिंग सीखनी है, इन दोनों में से क्या बेनिफिशियल। देखें, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऑफ कोर्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। वो किस तरह है कि जब भी एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका एक सोप नोट बनाता है। सोप नोट क्या होता है, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमसे पूछा हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसका लिख लेता है अपने पास। अच्छा, वो आपसे फिर क्वेश्चंस करता है कि आपने क्या खाया था, आपके सुबह में इशू ये होता है, दोपहर में होता है, या शाम में ये इशू ज़्यादा होता है, मतलब वट एवर वो जो सारी चीज़ क्वेश्चन आपसे करता है, वो भी वो उसके क्वेश्चन और आंसर लिखता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। तो ये जिस नोट के ऊपर लिखता है, हम उसको बोलते हैं सोप नोट। तो सोप नोट जब वो बनाता है, तो वो लिखता है एक टिपिकल अपने डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में। लेकिन जब जो डॉक्टर ने जो बीमारी तशखीस की है या जो उसका इलाज करना है, इन 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 दो चीज़ों को आपने कोड्स में कन्वर्ट करना था। वो कैसे करते हैं, जो बीमारी तशखीस की है उसको आप कहते हैं डायग्नोसिस कोड्स, यानी कि आईसीडी कोड, यानी उनको आईसीडी कोड्स भी कहते हैं और डायग्नोसिस कोड्स भी कहते हैं। आईसीडी कोड्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये डब्ल्यूएचए का एक कोडिंग सिस्टम है, जिसको ये हर बीमारी का एक उन्होंने कोड रखा हुआ है। इसी तरह जो इलाज है वो उसको हम कहते हैं प्रोसीजर कोड और सीपीटी कोड, यानी करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। जो सीपीटी कोड है, ये एएमए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये इसको मैनेज करती है। तो यानी कि क्या करना है आपने कोडिंग में, कि जो डॉक्टर ने लिख के आपको दिया है उसको आपने कोडिंग में कन्वर्ट करना है। जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल लो बैक है, तो उसका जो भी कोड होगा 724.2 वट एवर जो उसका कोड होगा। इसी तरह कोई इलाज किया है तो उसका कोई उसको दिया है 97010, या फिर 99201, 99212, समथिंग लाइक दैट। ये सीपीटी कोड है। आईसीडी कोड्स की अपना कोडिंग सिस्टम है, सीपीटी कोड्स का अपना कोडिंग सिस्टम है। वो लोग जो डॉक्टर के नोट को रीड कर कर उसको कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं मेडिकल कोडिंग। मेडिकल बिलिंग क्या है, कि वो जो मेडिकल कोडिंग है उसको पिक करके जो एक पेशेंट है उसका पूरा क्लेम जनरेट करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजते हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी इसकी रिइंबर्समेंट कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल बिलिंग। तो दोनों आपस में इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, बट दे आर डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग हैं प्रोसेसेस। तो बहुत सारी कंपनी हैं जो सिर्फ मेडिकल कोडिंग सर्विसेज देती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ मेडिकल बिलिंग सर्विसेज देती हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये दोनों सर्विसेज एक साथ देती हैं। ज़्यादा काम मेडिकल बिलिंग का है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग के लिए डॉक्टर को हमेशा एक रिसोर्स नहीं चाहिए होता, क्योंकि एक डॉक्टर है, लेट्स से उसकी जो जनरल फिजिशियन है, ठीक, तो उसको पता है कि मेरे पास इस बीमारी के पेशेंट्स हैं ना, या अगर कोई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, या कोई कार्डियोवैस्कुलर का कोई स्पेशलिस्ट है, तो उसको पता है मेरे मेरे ये स्पेसिफिक सीपीटी कोड हैं और ये स्पेसिफिक आईसीडी कोड्स हैं। तो वो उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि मैंने कौन सा आईसीडी कोड देना है, कौन सा सीपीटी कोड देना है। तो वो खुद ही आईसीडी कोड और सीपीटी कोड लिख के भेज देते हैं अपने बिलर को। तो बिलर जो आसानी से उसका क्लेम जनरेट करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेंड कर देता है। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कोडर्स क्या करते हैं। जब भी कोड पेशेंट के डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देता है या एवेल्यूएशन करता है, उसका चार्ट बनाता है, तो मेडिकल कोडर क्या करता है, उसको रिव्यू करके उसको
बिलेबल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको ट्रांसलेट कर देता है इनटू द स्टैंडर्ड कोड्स। वो स्टैंडर्ड कोड क्या है? सीपीटी कोड्स हैं, आईसीडी कोड्स हैं, ठीक है। तो वो ये एक कोडर का काम होता है, वो अपने जो डॉक्टर की जो चार्ट है उसको आईसीडी कोड और सीपीटी कोड्स में कन्वर्ट करे। मेडिकल बिलर क्या करता है? मेडिकल बिलर का काम है कि वो जो है जो कोड जो है वो लेता है और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम जनरेट करके सारी, मतलब उसके पास डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि किस पेशेंट का है, उस पेशेंट की पूरी डेमोग्राफिक्स होती है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका उसकी उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने एक आईडी दी होती है, उसकी पॉलिसी नंबर जो पेशेंट को या सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और प्लस फिर डॉक्टर ने अपना चार्ट बनाया होता है जिसको हम सोप नोट कहते हैं, वो होता है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो एक मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करता है। उसके बाद इंश्योरेंस को वो क्लेम सबमिट कर देता है। जब इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करता है तो फिर इंश्योरेंस उसके अगेंस्ट या तो पेमेंट देती है या फिर बाकी प्रोसेस करते हैं। मेडिकल बिलिंग प्रोसेस, मेडिकल बिलिंग एक एक पूरा एक साइकिल है। वो साइकिल कब स्टार्ट होता है? वो साइकिल स्टार्ट होता है जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर ऑफिस में कॉल करता है कि जी मुझे तकलीफ़ है और मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरे पास इंश्योरेंस है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो उनको एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं, ठीक है जी आप कल इतने बजे हमारे पास आ जाएं, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कल ही मुझे तस्वीर भेज दें अपने आईडी कार्ड की, ताकि हम आपकी इंश्योरेंस से एलिजिबिलिटी आपकी चेक कर सकें। अब एलिजिबिलिटी क्या है? वो एक डिफरेंट प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, कि पेशेंट के पास जो इंश्योरेंस है, क्या जो सर्विसेज ये जिस क्लिनिक में वो आना चाह रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो सर्विसेज, या पेशेंट एलिजिबल है उस इंश्योरेंस के अगेंस्ट वो सारी सर्विसेज लेने का। अगर वो है तो फिर जो है वो पेशेंट आता है तो उसको सर्विसेज दी जाती है और उसकी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजा जाता है। अगर पेशेंट एलिजिबल नहीं है तो फिर पेशेंट को अपफ्रंट इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाईजान आप जो हैं आपकी ये सर्विसेज आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकते, तो लिहाजा आपने हमें डायरेक्ट पेमेंट करनी है। यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सेल्फ पे। बाकी ये टेक्स्ट है आपके पास, इसको रीड कर लीजिएगा, बड़ा प्रिसाइज और बड़ा डिस्क्रिप्टिव है। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड मेडिकल बिलिंग। तो मेडिकल बिलिंग बेसिकली दो प्रोसेसेस या दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं इसको, फ्रंट एंड मेडिकल बिलिंग एंड बैक एंड मेडिकल बिलिंग। फ्रंट एंड मेडिकल बिलिंग वो है कि वो सारी स्टेजेस जो पेशेंट डॉक्टर के पास आने से पहले पहले सारे प्रोसेस हैं। वो क्या है कि एक पेशेंट आपको डॉक्टर ऑफिस में कॉल करता है, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, फिर वो उसकी इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन उनसे ले लेते हैं, या उससे एक पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म उनसे फिल करवाया जाता है। उसके बाद जो है उसकी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके एलिजिबिलिटी पता की जाती है। फिर जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्म किया जाता है जी आपकी ये इंश्योरेंस है, ये आपकी इंश्योरेंस कवर करेगी, ये आपकी कवर नहीं करेगी, आपने इतने पैसे हमें अपफ्रंट देने हैं या जो भी है। तो उसके बाद जो है फिर जो जब वो डॉक्टर के पास आ जाता है तो डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर उसका चार्ट तैयार करता है। उसके बाद के जो प्रोसेस हैं इनको हम कहते हैं बैक एंड प्रोसेसेस। वो क्या हैं? जैसे एक क्लेम जनरेट करना, इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम भेजना और उसके अगेंस्ट पैसे लेना। तो ये दो बैक एंड एंड फ्रंट एंड मेडिकल बिलिंग है। फ्रंट एंड मेडिकल बिलिंग स्टाफ जो होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। अच्छा ये पेशेंट इसके पास ये इंश्योरेंस है तो इससे ये चीज़ें मैंने लेनी है और इसको मैंने इस ये जो सर्विसेज लेने आ रहा है इसके लिए हमें कोई प्रायर ऑथराइजेशन तो नहीं रिक्वायर्ड, या इस पेशेंट के कोई डिडक्टिबल्स तो नहीं है, इसने कोई को पेमेंट हमें देनी है या नहीं देनी है, उसने इसकी को इंश्योरेंस क्या है, ताकि और आप कह लें कि पेशेंट एलिजिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड मेडिकल बिलिंग का पार्ट है। आजकल ये वाली सारी सर्विसेज भी ऑफशोर यानी आउटसोर्स की जाती हैं। तो प्री रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन क्या है कि वो वाला प्रोसेस जो पेशेंट के आने से, जब पेशेंट डॉक्टर ऑफिस को कांटेक्ट करता है
अपॉइंटमेंट स्केजूल करने के लिए, तो पेशेंट को एक जो भी डॉक्टर का मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होता है उसके अंदर उसको ऐड किया जाता है, उसको रजिस्टर किया जाता है। आजकल बहुत एडवांस तरीक़ाकार भी आ गए हैं, यानी कि पेशेंट के पास एक पेशेंट पोर्टल की एक्सेस दे दी जाती है या पेशेंट इनटेक शीट की एक्सेस दे दी जाती है, जहाँ पे पेशेंट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालता है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर के जो मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होता है उसके अंदर आ जाती हैं। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो पेशेंट एलिजिबिलिटी और ऑथोराइजेशन वगैरह वेरीफाई करके पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जस यू कैन कम फॉर द सर्विसेज, और आपकी ये आउटपुट होगी। यानी कि अगर कोई डिडक्टिबल्स हैं या को इंश्योरेंस है या को पेमेंट है, वो पेशेंट को वेल टाइम बिफोर इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि जब पेशेंट आए यू कैन टेक दैट मनी। इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन बेसिकली फ्रंट ऑफिस वाले लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, जिनके पास पेशेंट का वॉल्यूम होता है, वो इन चीज़ों को भी आउटसोर्स कर देते हैं। नॉर्मली पेशेंट एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन की पर रिक्वेस्ट कॉस्ट डॉक्टर को पे करनी पड़ती है। जो भी आउटसोर्स कंपनी होती है वो पर रिक्वेस्ट जो है ना डॉक्टर को या हेल्थ केयर ऑफिस को चार्ज करते हैं। तो इसमें आपने पता क्या करना होता है, आपने दो तरीक़ों से ये एलिजिबिलिटी वेरीफाई होती है। नंबर वन, या तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर ली जाए। नंबर टू, इंश्योरेंस कंपनी ने डिफरेंट टूल्स आपको प्रोवाइड किए होते हैं। आजकल थोड़ा एडवांस लेवल आ गया है कि जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम होता है वो भी आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दें, पेशेंट की इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन एंटर कर दें सिस्टम में, और आप एक क्लिक करें एंड देन आपके पास सारी पेशेंट की एलिजिबिलिटी की डिटेल्स आ जाएगी। और वो डिटेल्स क्या होती हैं, उसमें पेशेंट ने अगर कोई जो सर्विसेज लेने आया है, क्या ये सर्विसेज ये ले सकता है कि नहीं ले सकता। डॉक्टर जो है लेट्स से वो अगर इन नेटवर्क है तो इसकी इन नेटवर्क एलिजिबिलिटी क्या है। अगर डॉक्टर उस इंश्योरेंस के साथ नेटवर्क में नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क है, तो उसकी वो क्या है, उसकी उसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या हैं। एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या होती हैं, क्या को पेमेंट होगी, क्या डिडक्टिबल्स हैं, क्या आउट ऑफ पॉकेट हैं, क्या इसकी को इंश्योरेंस है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वन बाय वन ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बट को पेमेंट ये होती है कि जो पेशेंट ने हर विजिट पे एक फिक्स्ड अमाउंट होती है वो डॉक्टर को पे करनी होती है, $5, $10, $20, $25, वट एवर जो भी इंश्योरेंस के साथ उसका पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिडक्टिबल्स ये होते हैं कि एवरी ईयर आपने एक प्रीमियम देना होता है, उसके बाद ये होता है कि एक सर्टन अमाउंट तक के क्लेम जो है वो पेशेंट पे करेगा। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कहती है जी आप हमें प्रीमियम दे दें $100 एवरी ईयर, ठीक है, और आप $2000 आपके डिडक्टिबल्स हैं। यानी ये है कि अलग से एक नौजवान आदमी है, वो कहता है मैं तो इतना बीमार नहीं होता, बट अगर खुदा ना खास्ता मैं हो गया तो मेरे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो मिनिमम प्रीमियम देगा और वो कहेगा ठीक है जी मैक्सिमम मेरे पास डिडक्टिबल्स मैं पे कर दूंगा। वो क्या है, डिडक्टिबल्स वो अमाउंट होती है जो आपने साल जब शुरू होता है आपका, आपने वो पहले आपकी वो अमाउंट कवर होनी है और उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स आपको पे करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 की डिडक्टिबल्स हैं और आपकी प्रीमियम है $100। अब आपने प्रीमियम तो देना ही देना है। वो जो $1000 हैं जो डिडक्टिबल्स हैं वो आपने सिर्फ तब देने जब आप बीमार होंगे, और आपने तब तक देने जब तक कि आपके क्लेम्स $1000 तक के नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल आपके एक क्लेम के $100 बनते हैं, या चलें एक क्लेम के आपके $200 बनते हैं, तो आपके जो पहले 5 विजिट्स होंगे यानी 5 क्लेम्स होंगे उनकी पेमेंट आपने करनी है। इंश्योरेंस को वो जाएंगे क्लेम, ताकि इंश्योरेंस के सिस्टम में आ जाए कि आपने ये अमाउंट पे कर दिया एज डिडक्टिबल, लेकिन वो पैसे आपने देने। जब वो 1000 से ऊपर के क्लेम आएंगे सारे, तो वो फिर इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। को इंश्योरेंस ये होती है कि कोई भी क्लेम है आफ्टर डिडक्टिबल्स जो उसके अंदर एक क्लेम अमाउंट डॉक्टर ने भेजी है और डॉक्टर को जितनी अमाउंट अलाउ हुई है उसके अगेंस्ट कोई एक ख़ास परसेंटेज होती है जो हर क्लेम पे पेशेंट को देनी पड़ती है। वो अगेन ये ज़रूरी नहीं होता
लेकिन ये डिपेंड करता है आपके जो इंश्योरेंस के साथ उस पेशेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए लेकिन हमें पता एज अ मेडिकल बिलर आपको पता होना चाहिए इस पेशेंट की को पेमेंट क्या है, इसके डिडक्टिबल्स क्या हैं और इसकी को इंश्योरेंस क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इंश्योरेंस को क्लेम भेजेंगे, इंश्योरेंस कहेगी ये सारे क्लेम ये हमने प्रोसेस कर दिया है, एक्सेप्टेड है क्लेम, बट द होल अमाउंट गोज टूवर्ड्स पेशेंट डिडक्टिबल्स। तो अब अगर आपने पेशेंट से कलेक्ट नहीं किया होगा देन आपको एक और नया प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो कि पेशेंट स्टेटमेंट सेंडिंग का होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप पेशेंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले अप फ्रंट ले लें ताकि पेशेंट जब आए आपको पता हो कि पेशेंट से आपने कितने पैसे एडवांस में लेने हैं। उसके बाद जब आपकी इंश्योरेंस वेरिफिकेशन हो जाती है और आपकी प्री ऑथराइजेशन वाला सारा काम हो जाता है तो आपने नेसेसरी जो प्री ऑथराइजेशन वगैरह ले ली होती है तो उसके बाद जो है ना पेशेंट जाता है पॉइंट ऑफ सर्विस कलेक्शन पे। जब आप सारी इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन सारी कर लेते हैं तो आपने पेशेंट को बताना होता है कि भाईजान आपने जब आना है तो आपने इतनी आपके डिडक्टिबल्स हैं, इतनी को पेमेंट है, इतनी को इंश्योरेंस है, वही बातें जो भी मैंने बताई हैं वो आपने हमें देनी है ताकि जो है आपको हम फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसका एक इनकाउंटर फॉर्म जनरेट होता है, उस वो जिसको हम सुपर बिल भी कहते हैं या उसको कहते हैं फ़ी टिकट कहते हैं। ये एक फॉर्म होता है जो जनरेट किया जाता है कि पेशेंट को बताने के लिए कि जी ये आपने हमें अपनी डेमोग्राफिक्स दी थी, ये आपकी जो है ना इंश्योरेंस है। और उसी फॉर्म के ऊपर क्या होता है कि ऊपर आईसीडी कोड्स और सीपीटी कोड्स ये सारे लिखे होते हैं जो डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर डॉक्टर क्या कहता है उन्हीं सर्विसेज को सर्कल कर देता है या टिक कर देता है, तो फिर ये मेडिकल बिलर के पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ जी इसको देख के हमने क्लेम भेजना है। जब वो डॉक्टर चेक कर लेता है, डॉक्टर से पेशेंट चले जाता है तो फिर आ जाता है चेक आउट पॉइंट। ये यहाँ तक जो मेडिकल बिलिंग का फ्रंट एंड जो प्रोसेस होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आगे आ जाता है जी मेडिकल बिलिंग का जो बैक एंड है। अब आपने क्लेम जनरेट करके भेजना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चेकआउट के टाइम पे देखा ये जाता है कि लेट से अक्सर यही होता है डॉक्टर कहता है जी ये 4 दिन आप दवाई खाएं, 5वें दिन आपने मुझे आके दोबारा दिखाना है। तो चेकआउट के ऊपर क्या होता है, ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है ठीक है जी डॉक्टर ने आपको कहा है 4 दिन बाद आना, तो आपने इस तारीख को इतने बजे की आपकी अपॉइंटमेंट हमने बुक कर ली, आपने ज़रूर आना चेक करवाने के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बैक एंड मेडिकल बिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल बिलिंग उसमें देखा जाता है कि हाँ जी ये जो चीज़ें एक क्लेम जनरेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए क्या हमें प्रोवाइडर ऑफिस ने वो सारी प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, आपके पास उसकी इंश्योरेंस की डिटेल्स, उसके सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन। बाज़ का पेशेंट बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स की इंश्योरेंस यूज़ होती है, बाज़ का स्पाउस होते हैं ठीक है जी, एक स्पाउस ने अपनी इंश्योरेंस ली हुई है, दूसरा भी डिपेंडेंट है तो उस वो यूज़ कर सकता है। तो सिमिलरली कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, तो एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंसेज होती हैं। तो जो भी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है ठीक है जी। उसके बाद आईसीडी कोड्स और सीपीटी कोड्स और उसके बाद ईएनएम कोड्स, हिकपिक कोड, कौन सा लेवल, आईसीडी 10 कोड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना गैदर करके आपने चार्ज एंट्री करनी होती है। जो जो इन आपका इनकाउंटर फॉर्म या जिसको पहले अभी हमने डिस्कस किया सुपर बिल, जिसके ऊपर पेशेंट का नाम, उसकी इंश्योरेंस, फिर आईसीडी कोड्स और सीपीटी कोड्स लिखे होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये ताकि जो बिलर है वो उसकी चार्ज एंट्री कर सके। तो चार्ज एंट्री जब आप करते हैं किसी भी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम में तो वो आईसीडी कोड्स एंटर करते हैं, फिर वो सीपीटी कोड, हर सीपीटी कोड की एक फ़ीस होती है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी क्लेम की फ़ीस होती है वो डिटरमिन करते हैं उसके सीपीटी कोड्स। ये नहीं इस पे डिपेंड नहीं करता कि इसको बीमारी क्या है, डिपेंड इस पे करता है कि इसका इलाज क्या किया। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया,
उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर ने सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ उसकी काउंसलिंग की है, तो इसका अलहदा से सीपीटी कोड होगा। एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसको तकलीफ थी, उन्होंने उसको एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया, तो अब इसकी इसकी अब ये मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, तो हर चीज़ की ये जो इंजेक्शन है इसका अपना सीपीटी कोड होगा, जो जिसने एडमिनिस्ट्रेट किया है इस इंजेक्शन को उसका अपना सीपीटी कोड होगा, क्योंकि दोनों को पैसे चार्ज पे करने हैं ना। तो इंश्योरेंस कंपनी को 2 सीपीटी कोड जाएंगे, प्लस अगर डॉक्टर ने पहले उसकी सिर्फ एवेल्यूएशन की है कि इसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, तो उसका ईएनएम कोड जाएगा। तो ये सारी कोडिंग इकट्ठी होकर एक क्लेम बनती है, चार्ज एंट्री की जाती है, चार्ज एंट्री से फर्दर फिर एक क्लेम बनता है, और वो क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दिया जाता है। सबमिट करने के 2 तरीकाकार हैं। जब आप चार्ज एंट्री कर लेते हैं और पेशेंट से जो आपने पेमेंट कलेक्ट किया वो कर लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लेम जनरेट करते हैं। अब क्लेम जब जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है, तो या तो वो पेपर के ऊपर प्रिंट होके जाता है या वो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लेम जनरेट करने में और क्लेम सबमिट करने के दरमियान में आजकल एडवांस जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो ये फीचर प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं क्लेम स्क्रबिंग। अब क्लेम स्क्रबिंग क्या है, बेसिकली ये वैलिडेशन, ये इंजन ऑफ वैलिडेशन इंजन होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि एक 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 आपको चंद बिजनेस रूल्स ये इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जो मेडिकेयर इंश्योरेंस है वो उन लोगों के लिए जिनकी एज 65 प्लस है। अब ये जो क्लेम स्क्रबर है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि हाँ जी, फॉर एग्जांपल इसके बाद कोई भी क्लेम आया तो इसने अपने डिफरेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इसको सिखाए गए हैं या इसमें प्रोग्राम किए होते हैं स्क्रबर इंजन के अंदर, वो उनको रन करता है, 1 बाय 1 देखता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी क्लेम मेडिकेयर का है, क्या पेशेंट की एज 65 या 65 से ज़्यादा है, अगर तो है तो फिर इसका मतलब क्लेम ये पास हो गया, मेडिकेयर को जा सकता है। अगर कम है तो वो कहेगा नो, दिस क्लेम पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकेयर सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह कुछ सीपीटी कोड्स होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं और कुछ सीपीटी कोड होते हैं जो अडल्ट के लिए होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो वेरीफाई करता है क्लेम्स के ऊपर। सिमिलरली कुछ जेंडर स्पेसिफिक सीपीटी कोड्स होते हैं। अब जो अपना मैटरनिटी रिलेटेड जो सीपीटी कोड्स हैं, ऑफ कोर्स वो फीमेल्स के लिए होंगे, वो मेल के लिए नहीं होंगे। इसी तरह मतलब बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। तो वो ये सारे बिजनेस रूल्स को एक एक इंजन होता है जहाँ पे सारी ये चीज़ें स्टोर की जाती हैं, और जब वो क्लेम जनरेट होता है वो क्लेम स्क्रबर के थ्रू जाता है। अगर इसमें एरर्स होंगे तो यूज़र को बता दिया जाएगा कि भाई ये क्लेम है, इसके अंदर एरर्स हैं, काइंडली इसको फिक्स करें। अगर एरर्स फ्री है तो वो क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने के लिए क्लीन क्लेम की एक स्क्रीन या बकेट या वट जो भी होता है, हर सॉफ्टवेयर में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली यही होता है कि जब क्लेम जनरेट होता है क्लेम स्क्रबिंग बकेट में जाता है, क्लेम स्क्रबिंग में से वो स्क्रब होके आगे क्लीन क्लेम्स में चला जाता है या एरर्ड क्लेम्स में चला जाता है। जो क्लीन क्लेम्स होते हैं उनको आप यूज़र जाता है या प्रोग्राम किया होता है जो क्लीन क्लेम ऑटोमेटिकली एक जॉब चलती है और वो क्लेम्स सबमिट हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। जो एरर्ड क्लेम्स होते हैं उसकी या तो एक अलर्ट जनरेट कर दिया जाता है या यूज़र को पता होता है कि ये एरर्ड क्लेम्स हैं, इनको हमने 1 बाय 1 फिक्स करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लेम जो पेपर पे जाने होते हैं वो पेपर फॉर्म में चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली जाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली चले जाते हैं। फॉर्म्स नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल मेडिकल बिलिंग, एक होता है प्रोफेशनल क्लेम फॉर्म, एक होता है इंस्टीट्यूशनल क्लेम फॉर्म। अब दोनों में क्या फ़र्क है, एक डॉक्टर जो सर्विसेज देता है या एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज देता है, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं इसने। तो जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसका मेडिकल क्लेम जनरेट होता है। अब कई दफ़ा ये होता है कि सर्जरी हुई, माइनर मेजर वट एवर जो भी हुई, सर्जरी हुई या ऐसा प्रोसीजर या ऐसा इलाज था जिसके अंदर कोई मशीन
या किसी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल सर्जरी है तो एक ऑपरेशन थिएटर यूज़ होगा। अब उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर इतना कुछ है, लाइक इक्विपमेंट्स हैं, बहुत कुछ होता है, उनकी कॉस्ट अलग से होती है। अब नया जो ट्रेंड आ गया वो ये है कि हर डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बनाया है। अब वो क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो उनको एक स्पेसिफिक डे के लिए या आवर्स के लिए वो रेंट ले कर लेते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये है कि जो डॉक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं एज अ सर्जन या हेल्थ केयर सर्विस, वो उसकी प्रोफेशनल क्लेम पे बिलिंग हो जाएगी। अब जिस काम के लिए 7+ ऑपरेशन थिएटर यूज़ हुआ है तो उसकी साथ में इंस्टीट्यूशनल क्लेम बिलिंग होगी। तो इंस्टीट्यूशनल बिलिंग किस पे होगी, UB04 पे, और प्रोफेशनल 1500 क्लेम फॉर्म पे, CMS 1500, CMS 1500 क्लेम फॉर्म। तो ये दोनों में डिफरेंस है। CMS 1500 मेडिकल क्लेम फॉर्म है जो कमर्शियल पेयर्स यूज़ करते हैं, मेडिकेयर यूज़ करता है, मेडिकेड यूज़ करता है, किस लिए, प्रोफेशनल मेडिकल बिलिंग के लिए। जो UB04 क्लेम फॉर्म है ये एक ये ऐसा फॉर्म है जो इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, किस लिए, अपने इंस्टीट्यूशन मेडिकल बिलिंग के लिए। जब क्लेम सारा तैयार हो गया, क्लीन क्लेम हो गया, क्लेम चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्लेम सबमिशन प्रोसेस उसको कहते हैं, कि जी हमने अपने सिस्टम से क्लेम को सबमिट कर दिया। अब या तो क्लेम डायरेक्ट इंश्योरेंस के पास गया, या अगर इलेक्ट्रॉनिकली भेजा है तो आप वो ऑफ कोर्स एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू जाएगा। एक और भी कैटेगरी होती है, फॉर एग्जांपल जो जिसको हम कहते हैं वर्कर कंपनसेशन या नो फॉल्ट क्लेम्स, वो या समटाइम्स ये होता है कि क्लेम डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाता, बीच में एक थर्ड पार्टीज होती हैं, उनको पहले क्लेम जाता है, जिनको हम एडजस्टर्स भी कहते हैं। जो लॉ फॉर्म्स, कुछ लॉ फॉर्म्स होती हैं, एडजस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ ताल्लुक होता है। वो क्या करते हैं, वो आपसे क्लेम लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सजेस्ट करते हैं, हाँ जी ये क्लेम है, इसके इतने पैसे बनते हैं, इनको दे दें। मतलब वो नेगोशिएशंस करते हैं, या आप तो, यानी क्लियरिंग हाउस तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिट करने के लिए। तो सिमिलरली जो पेपर क्लेम्स हैं वो समटाइम्स इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए, हमें एक एडजस्टर के थ्रू चाहिए या किसी लॉ फर्म के थ्रू चाहिए। तो वो ये मुख्तलिफ क्लेम सबमिशन के तरीकाकार है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑफ कोर्स अभी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को करेंगे तो ये दे विल बी वेरी इजी फॉर यू। जब हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिपोर्ट करती है कि भाईजान आपने हमें ये क्लेम भेजा, इस क्लेम के अगेंस्ट हमने ये एक ट्रैकिंग आईडी, ये क्लेम का एक आईडी हमने जनरेट कर दी है। नेक्स्ट टाइम आपने जो भी कम्युनिकेशन हमारे साथ करनी है उस क्लेम से रिलेटेड, तो आपने ये एक आईडी एज अ रेफरेंस यूज़ करनी है। तो जब वो रेफरेंस यूज़ करनी है, एक तो ये इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन आपको भेज देती है, प्लस वो आपको एडजुडिकेटेड क्लेम्स की रिपोर्ट भी भेजती है कि हम हमारे पास आपका क्लेम आया, हमारे एडजुडिकेशन सिस्टम ने इसको चेक किया है, आपके क्लेम में या तो वो पास हो गया आगे अपना रीइंबर्समेंट प्रोसेस के लिए, या फिर वो डिनाई हो गया और आपको ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, या इस वजह से ये क्लेम डिनाई हो गया। तो इसी तरह अगर ये सारा कुछ हो गया है तो फिर क्या होगा, वो आपके पास पेमेंट पोस्टिंग के लिए आपके पास या तो EOB आ जाएगा या ERA आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया क्लेम आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट जो है, यानी जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि ये क्लेम आपने हमें भेजा था, इसके अंदर ये सर्विसेज आपने रिपोर्ट की थी, इस पेशेंट के लिए हमने इस हर सर्विस के अगेंस्ट इतनी इतनी पेमेंट आपको पे कर दी है। तो जब वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, ये डॉक्टर को चेक के साथ मिलता है। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो हम उसको कहते हैं ERA, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। तो जो ही इलेक्ट्रॉनिक वाली आती है, अब जो एडवांस सिस्टम आ गए हैं
वो ERA को खुद ही रीड कर लेते हैं और खुद ही उन क्लेम्स, उन CPT कोड, ICD कोड, सॉरी उन चार्जेस के अगेंस्ट वो पेमेंट पोस्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो पेशेंट को चली जाती है और वो उसकी पेशेंट स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं, या फिर अगर क्लेम को बस जो पेमेंट होगी है बाकी राइट ऑफ करना है तो वो भी एडजस्टमेंट्स भी कर देते हैं। तो आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। तो जब ये सारा हो जाता है, लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी का आपने क्लेम भेजा, उन्होंने कुछ पे कर दिया, उन्होंने कहा ये पैसे आपने पेशेंट से लेने हैं, तो फिर उसको क्या करना होता है, या तो पेशेंट नेक्स्ट विजिट पे आए तो पे कर देता है, अगर इस तरह का नहीं है, बहुत रेफरेंट पेशेंट नहीं है, तो देन आपको पेशेंट स्टेटमेंट पेशेंट को भेजनी पड़ती है कि उसमें डिफाइंड होता है कि ये इस सर्विस, इस डेट को आप हमारे पास आए थे, हमने ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, इनके अगेंस्ट हमने इंश्योरेंस ने ये पैसे दे दिए हैं, अब आपने ये रिमेनिंग अमाउंट आपने पे करनी है। जब वो पेशेंट आपको पेमेंट कर देता तो अपना क्लेम फाइनलाइज हो जाता। अच्छा, ये तो था बड़ा एक सिनेरियो जिसमें क्लेम भेजा, इंश्योरेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने पेमेंट कर दिया आपको। समटाइम्स क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसमें कोडिंग की गलतियाँ भी हो सकती हैं, उसमें पेशेंट भेजना इंश्योरेंस XYZ को था, चला गया ABC को, ये भी डिफरेंट डिफरेंट डिनायल्स, डिफरेंट रिजेक्शंस आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डिनाइल मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, वो क्लेम डिनाई होके आया, उस टीम ने क्या करना है, उन्होंने उस क्लेम के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को या तो कॉल करनी है या उसकी डिनाइल रीज़न रीड करनी है, और जो उसका प्रॉपर सोल्यूशन बनता है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके उन्होंने क्लेम जो है दोबारा सबमिट कर देना होता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम पेमेंट हो। अगर इंश्योरेंस क्लेम इस लेवल पे है कि वो पेमेंट ही नहीं हो सकती तो दे ऑल्सो फाइल अपील अगेंस्ट सच क्लेम्स। AR कलेक्शन, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, अब आपको पता ही नहीं है कि उस क्लेम के साथ क्या हुआ। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास एक सर्टन डेज होते हैं जिनके अंदर उन्होंने टाइमली फाइलिंग लिमिट प्रोवाइड की होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकेयर कहता है जी हम आपको 180 डेज़ के अंदर, नॉर्मली 180 डेज़ में आपको हम पे करेंगे। अगर आपने फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस टिल क्लेम सबमिशन, अगर आपका क्लेम हमारे पास डेट ऑफ सर्विस से करंट डेट जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं, अगर वो 180 दिन से 181 दिन हो गए हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा कि टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड। मतलब आपने जो भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है उसको टाइमली इंश्योरेंस कंपनी को भेजना होता है। ये नहीं है कि आपने पेशेंट देख लिया अब वो ठीक है भेज देंगे हम बाद में। नो, यू हैव अ सर्टेन टाइमलाइन, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेंड करना है ताकि वो आपको पेमेंट कर दे। तो इस तरह के क्लेम जिनके ऊपर कोई इंश्योरेंस रिस्पॉन्स नहीं आया होता, अगर आया भी है तो उनके अंदर कोई इस तरह की एम्बिग्युइटी है कि क्लेम में सारी इन्फॉर्मेशन है बट सम हो मिस्टेकनली इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, या आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके कुछ रिजोल्व करना है इशू, तो AR यानी अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टर्स जो होते हैं, जो टीम होती है वो इनको टेकअप करती है। समटाइम्स ये भी होता है कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट ने पेमेंट ही नहीं की, वो पेशेंट को भी कॉल करते हैं कि आपकी ये सर्विसेज आपने ली थी इस हॉस्पिटल से या क्लिनिक से, आपकी इंश्योरेंस ने इतने पैसे दे दिए हैं, अब ये रिमेनिंग अमाउंट है, इंश्योरेंस कहती है जी पेशेंट से लें तो काइंडली पे अस दिस अमाउंट। तो AR टीम का काउंटर रिसीवेबल्स का यही काम होता है। क्रेडिट बैलेंसेस, प्रैक्टिकली तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने किसी से 100 रुपीज़ लेने हैं या $100 लेने हैं और वो आपको 120 दे दे या 200 दे दे, लेकिन सिस्टम एरर्स, ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर। तो क्या होता है कि आपने एक क्लेम 2 दफ़ा भेज दिया, इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया, तो अब वो क्या करते हैं, समटाइम्स वो दोनों क्लेम्स की पेमेंट कर देते हैं जबकि पेमेंट एक क्लेम की करनी थी। इस तरह के केसेस में आपको, इसको कहते हैं ओवर पेमेंट, क्रेडिट बैलेंसेस हो गए आपके पास, आपने उन क्रेडिट बैलेंस को प्रॉपर बड़े एक सिविलाइज तरीके से आपने इनको बैलेंस करना होता है।
अगर आपके पास इंश्योरेंस की तरफ से एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके उनको रीफंड करनी है अमाउंट। अगर रीफंड नहीं करना चाहते फ्यूचर क्लेम्स में वो एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने पेशेंट से को पेमेंट ली बट इंश्योरेंस ने कहा नहीं, देयर इज़ नो को पेमेंट फॉर दिस क्लेम, तो अब आपके पास वो क्रेडिट बैलेंस है, यानी वो नेगेटिव बैलेंस है आपके पास। अब वो ऐसी अमाउंट है जो आपने पेशेंट को रिटर्न करनी है। तो या आप पेशेंट को रिटर्न कर देंगे या पेशेंट को बताएंगे आप हमारे पास आपके $10 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, इन फ्यूचर हम वो एडजस्ट कर देंगे अगर हमारे पास कोई क्लेम आपका आएगा इस तरीके से, जिसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये सारा एक मेडिकल बिलिंग का पूरा एक प्रोसेस है जो है जो बड़े ही आसान है अगर समझ आ जाए तो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस की अभी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम मज़ीद वीडियोस बनानी शुरू कर दूंगा मैं, और आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूंगा जो प्योरली प्रैक्टिकल होंगी किसी एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो इंशाल्लाह जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। मेरी कोशिश हो कि वीक में 1 या वीक में 2 वीडियोस इस तरह की बनाई जाएँ हर प्रोसेस के ऊपर जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो अगर आपको वाकई ये वीडियोस पसंद आई हैं और पसंद आ रही हैं, और स्पेशली ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा जो कि हमें मोटिवेट करेगा हम मज़ीद वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपने अपना क्वेश्चन पुट करना है।